हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्चुअली हमारा चैप्टर कैन वी चेंज दिस, विच इज़ फ्रॉम आवर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ क्लास 8 और थर्ड यूनिट का बी सेक्शन है ये, कैन वी चेंज दिस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग आई शुड से इट वाज अ स्टोरी विच वुड हैव गिवन यू अ थॉट, which would have given you a question that why do we treat people differently. हम सब लोग we are made of the same thing, we pray to the same God. मतलब हम बोलते हैं अलग अलग गॉड होते हैं, लेकिन we all have the same objective कि हमारी लाइफ में पीस होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सोसाइटी आगे बढ़नी चाहिए. then why do we differentiate between people? So ये जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे and then we'll proceed with the question answers. So let's begin. अब यहाँ पे सबसे पहले समरी में है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लिटिल गर्ल हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एज वेल, एंड व्हाट्स द नेम? बामा. So the story revolves around a little girl who belongs to a lower caste, pariah, and all the hardships that she has to face as a little girl. तो ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी बच्ची के आसपास घूमती है कि कैसे वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करती है जिसका नाम है पराया, मतलब उस कास्ट का नाम है पराया, और किस तरीके से उसको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एडवर्स सिचुएशंस फेस करनी पड़ी एज अ लिटिल गर्ल. She talks about the way eminent elders of their caste were treated by the Naikas, the upper caste people. वो बताती है कि किस तरीके से उनकी स्ट्रीट में जितने भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो एमिनेंट एल्डर्स हैं, जो लोग काफ़ी नेम्ड हैं, फेम है जिनका उनकी पूरी स्ट्रीट में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर कास्ट पीपल. लोअर कास्ट हैं लेकिन उनके भी जो एल्डर्स हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, रिनाउंड हैं, किस तरीके से उनको जो नाइकर्स या अपर कास्ट के जो लोग हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं. She describes the miserable condition of her grandmothers who worked as servants for Naikers family. उन्होंने स्टोरी में अपने ग्रैंडमदर्स की मिजरेबल कंडीशन बताई है कि किस तरीके से नाइकर फैमिली के लोग उनको ट्रीट करते थे. She talks about her brother, a well-educated boy, was able to gather confidence and courage to gain respect in the society. वो अपने भाई के बारे में बात करती है कि किस तरीके से उसका भाई, मतलब वो भी एक लो कास्ट का मतलब बॉय है, लेकिन उसके बाद भी उसने सोसाइटी में किस तरीके से रिस्पेक्ट गेन करी, किस तरीके से उसने कॉन्फिडेंस और करेज गेन किया बाय स्टडिंग. Further, she narrates an incident where she gets humiliated by her teacher and fellow students for no mistake of hers but for being a low caste girl. उसके बाद वो एक इंसिडेंट नरेट करती है जहाँ पे उसके टीचर्स और उसके जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं फॉर समथिंग जिसके लिए उसकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन एक ही गलती होती है कि उसका जो कास्ट है वो लो है. She is deeply hurt and humiliated, but at the same time she is determined to prove her worth. वो बहुत ज़्यादा hurt है, वो बहुत ज़्यादा humiliate feel कर रही है, heart broken है, लेकिन she hasn't just given up on herself. Like she hasn't given up on her hope कि नहीं, लाइफ में मुझे कुछ करना है, and if I have to fight this humiliation, आज जितना मैं humiliate हुई हूँ, अगर मुझे ये fight करना है तो इसका एक ही तरीका है, I have to study hard and I have to prove that I am worth something. So this is the story. और ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स में. What was the side that the narrator found amusing? Was it really so? कौन सा साइड था जो नरेटर को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगा? तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सो जो नरेटर है, जो हमारी राइटर हैं, वो बताती हैं कि किस तरीके से उनके विलेज, उनकी जो स्ट्रीट में जो एक एमिनेंट एल्डर थे वो किस तरीके से एक पार्सल कैरी कर रहे थे, एंड सिंस शी हैड नो आइडिया वो उस पार्सल को वैसे क्यों कैरी कर रहे थे, उसको वो बहुत अम्यूजिंग लगा, सरप्राइजिंग लगा, कॉमिक लगा. Was it really so? क्या वाकई में वो चीज़ इतनी अम्यूजिंग थी? तो थी क्या? नहीं थी, क्योंकि वो एक लो कास्ट के पर्सन थे, उनको वो पैकेट को इस तरीके से कैरी करना था दैट वो टच नहीं करें, अदरवाइज लोगों के हिसाब से हाई कास्ट लोगों के हिसाब से वो पोल्यूट हो जाता. तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर. द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड to see an elder coming from the direction of the market with a parcel in his hand. जो नरेटर थी वो बहुत सरप्राइज थी कि एक एल्डर थे, वो मार्केट के डायरेक्शन से आ रहे थे और उनके हाथ में एक पार्सल था. He was holding the parcel with a string and was walking strangely.
वो जो पार्सल को उन्होंने एक स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, एक रस्सी से पकड़ा हुआ था और बहुत अजीब तरीके से चल रहे थे। वो ऐसे चल रहे थे कि गलती से भी पार्सल जो है वो नीचे से स्विंग करते हुए भी उनकी बॉडी पार्ट से टच ना हो जाए। द नरेटर लाव्ड सीइंग हिज एक्शंस, और जो हमारी नरेटर थी उनको उनके ऐसे एक्शंस देख के बहुत हंसी आई। However, this was not a funny sight, लेकिन ये कोई funny sight नहीं था, because the truth was that the elderly person belonged to lower caste. क्योंकि सच्चाई ये थी, ट्रुथ ये था कि जो वो एल्डरली पर्सन थे वो एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे, एंड ही वॉज प्रोहिबिटेड टू टच द पार्सल, और उनको जो है प्रोहिबिट किया गया था। इसका मतलब उनको सख्त मना किया गया था कि आपको पार्सल टच नहीं करना है, और पार्सल में जो भी उसके कंटेंट्स हैं वो टच नहीं करने हैं, एंड as it will make the parcel polluted, as it will make the parcel polluted, क्योंकि अगर गलती से भी उनसे टच हो गया वो पार्सल, तो पार्सल जो है वो पूरा पोल्यूट हो जाएगा, वो पूरा जो है अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, Why was the narrator's अन्ना not amused by her story? नरेटर के जो बड़े भाई थे, उसके जो अन्ना थे, वो सरप्राइज क्यों नहीं हुए, उनको हंसी क्यों नहीं आई ये स्टोरी सुन के? The narrator's Anna was not amused by the story as he knew the significance of the act. उन्हें हंसी इसलिए नहीं आई क्योंकि उसको इस चीज़ की, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस पता थी, उनको इसका एक्चुअल रीज़न पता था। He knew how the lower caste people were treated by the upper caste people. उन्हें पता था किस तरीके से जो lower caste people हैं उनको upper caste वाले लोग ट्रीट करते हैं। He knew that the elder from their community had to be humble and humiliate himself for the Naikar. उन्हें ये भी पता था कि उनकी कम्युनिटी के जो एल्डर थे, जो लेके जा रहे थे, जो भज्जी या वड़ाइस जो लेके जा रहे थे, उन्हें हम्बल भी रहना है। मतलब उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ज़्यादा एकदम काइंडनेस के साथ उनको हम्बल होके उनको वो जो काम दिया गया उन्हें वो करना है। एट द सेम टाइम ही हैज़ टू ह्यूमिलिएट हिमसेल्फ। मतलब आप खुद को ह्यूमिलिएट करते हो। अगर आप किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हो, आपने बिलीव कर लिया है कि भैया अगर आप टच करोगे तो वो जो है पोल्यूट हो जाएगा, तो एक तरीके से आप खुद को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। तो एक ह्यूमिलिएट के उनको हम्बल भी रहना है और अपने आप को ह्यूमिलिएट करना है फॉर अ नाइकर, मतलब फॉर अ अपर कास्ट पर्सन। What feeling did the realization of truth evoke in the narrator? जब उसको नरेटर को, जो हमारी राइटर है, उसको जब सच्चाई का पता चला, उसको जब ट्रुथ का पता चला, तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया, उसके अंदर कैसी फीलिंग्स आई। द नरेटर स्टॉप्ड फीलिंग अम्यूज्ड एंड बिकेम सैड इंस्टेड। अब नरेटर को अम्यूज फीलिंग नहीं आ रही थी, उनको सरप्राइज और अच्छा और कॉमिक ह्यूमरस कुछ नहीं लग रहा था। शी वॉज सैड नाउ, अब उन्हें बुरा लग रहा था। शी ऑल्सो फेल्ट प्रोवोक्ड एंड एंग्री एट द अनवांटेड ह्यूमिलिएशन। वो बहुत प्रोवोक्ड फील करी थी, मतलब बहुत उकसाया हुआ गया था उनको, प्लस वो बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर रही थी, गुस्सा थी वो कि हम लोगों को इतना ह्यूमिलिएशन क्यों फेस करना पड़ता है। What humiliation did the lower caste have to face? किस तरीके का ह्यूमिलिएशन जो था वो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको फेस करना पड़ता था। The narrator and the other children from her caste were used for cheap labor. अब इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे। सबसे पहले जो वहाँ के जो बच्चे होते थे, नरेटर और उनके साथ के जो स्टूडेंट्स होते थे, उन लोगों को चीप लेबर में यूज़ किया जाता था। मतलब वैसे उनके हाथ से वो पानी नहीं लेंगे, उनको अपने साथ नहीं बिठाएंगे, लेकिन काम उनसे ज़रूर करवाएंगे। दे वाटर्ड प्लांट्स एंड डिड ऑल चोर्स दैट वर नीडेड इन स्कूल। मतलब वो प्लांट्स को पानी देते थे और स्कूल में जितने भी जो छोटे मोटे काम होते थे वो सब उनसे कराए जाते थे। Yet, if anything was stolen, the blame had to be taken by the children. लेकिन अगर गलती से कोई चीज़ चुराई गई या कोई चीज़ नहीं मिली या कोई चीज़ जो है टूट गई, तो किसको? इन लोगों को ही ब्लेम किया जाता था कि ये चेरी के जो स्टूडेंट्स हैं, चेरी के जो बच्चे हैं, उन्होंने ही किया होगा। So this was like the humiliation the lower caste people had to face. Now Naikar was furious. Why? Was this justified? नायकर जो था वो बहुत गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? You remember जब उसने अन्ना से बात की थी, मतलब जो हमारी राइटर है बामा, उसके भाई से बात की थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं जो हूँ मैं एक लो कास्ट का हूँ या मेरा सरनेम ये है और मैं इस स्ट्रीट में रहता हूँ, और बोल के उन्होंने बिना कुछ सुने वो वापस आ गए थे। तो जो नायकर जो थे वो बड़े गुस्सा हो गए कि कैसे हिम्मत हुई एक छोटे कास्ट के जो
एक लड़का है, उसने मुझसे इस तरीके से कैसे बात करी। तो नायका जो था वो बहुत गुस्सा था। क्या सही था उसका गुस्सा होना? ऑफ कोर्स नहीं सही था। तो हम इसमें आंसर देख लेते हैं। द नायका वॉज फ्यूरियस बिकॉज अ पराया लैड, लैड मतलब क्या होता है? यंग बॉय, एक जवान लड़का। सो द नायका वॉज फ्यूरियस बिकॉज अ पराया लैड, the grandson of one of the servants, had dared to speak to a man from a higher caste in a disrespectful manner. तो जो नायकर था वो फ्यूरियस था, गुस्सा था। क्यों? क्योंकि जो पराया लैड था, मतलब एक लो कास्ट का लड़का, कौन? जो उनके घर काम करती है उसका ग्रैंडसन ऑफ वन ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब उनके यहाँ जो नौकरानी है उसका जो ग्रैंडसन है, उसने उससे एक हाई कास्ट के जो आदमी से डिसरेस्पेक्टफुल मैनर में बात करी थी। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, बट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी मेड दिस बिहेवियर एक्सेप्टेड। ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, सोसाइटी के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे कि नहीं, अगर तुम हायर कास्ट के हो तो चाहे तुम कितने भी बुरे इंसान हो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी ही, और अगर तुम लोअर कास्ट के हो और भले तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हो उसके बाद भी तुम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। इस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ सोसाइटी ने इस तरीके के नॉर्म्स बना दिए थे, ये एक ऐसा बिहेवियर था जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता। तो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट discrimination did the narrator undergo on a daily basis at school? नरेटर जो थे और उनके जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स थे, मतलब हम बात कर रहे हैं लोअर कास्ट के बच्चों की, तो उनको स्कूल में किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता था? The narrator had to face a lot of humiliation at school. नरेटर को स्कूल में बहुत ज़्यादा humiliation फेस करना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस करनी पड़ती थी। The lower caste students were supposed to sit separately from the high caste students. अब क्या था? उन लोगों को साथ में बैठने को भी नहीं मिलता था, विच मीन्स अगर हाई क्लास स्टूडेंट्स के लिए बेंचेस थे, सो जो लो कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनको ज़मीन पे बैठना पड़ता था। द pariah children were supposed to do the dirty chores of school and for the teachers, while the high caste students were not bound to do any such thing. जो पराया चिल्ड्रन थे, मतलब अगेन जो लो कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे, उनको स्कूल के सारे काम करने पड़ते थे, जैसे स्कूल में झाड़ू लगाना है या अगर डस्टिंग करनी है या स्कूल में कोई सामान लेके आना है। सिमिलरली टीचर्स के घर पे उनके घरों में प्लांट्स को वाटर करना है या उनके लिए पानी लेके आना है, ये सारे काम इन बच्चों से कराए जाते थे। जबकि जो हाई क्लास के जो स्टूडेंट्स थे या हाई कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा कुछ नहीं करना होता था। The low caste students were blamed for any mishap happened in the school. स्कूल में कहीं कुछ भी गलत होगा तो हमेशा जो लो कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं को ब्लेम किया जाता था। They were never given equal opportunities like the high caste kids. तो हाई कास्ट किड्स को जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, लो कास्ट की किड्स को कभी नहीं मिलती थी। So this was the discrimination, मतलब भेदभाव, which happened at school just on the basis of caste. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। हमारा टाइटल क्या है स्टोरी का? कैन वी चेंज दिस। तो बेसिकली जो आपकी राइटर हैं वो एक तरीके से एक क्वेश्चन प्रोब कर रही हैं कि क्या वाकई ये हम चेंज नहीं कर सकते, क्या हम चेंज कर सकते हैं। आपने जो सिचुएशन देखी, क्या आपको लगता है ये सिचुएशन सही है? क्या वाकई लाइफ में ह्यूमंस की पूरी फ्रेटर्निटी में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? तो इसका जो हम आंसर है क्या देख लेते हैं। द टाइटल कैन बी चेंज दिस इज सूटेबल फॉर द स्टोरी। ये सूटेबल है स्टोरी के लिए बिकॉज द राइटर वांट्स हर ऑडियंस टू कंटेम्पलेट अबाउट द मिजरेबल कंडीशन दैट द लो कास्ट पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन। मतलब हमारी जो राइटर है वो चाहती है हम कंटेम्पलेट करें। कंटेम्पलेट का मतलब होता है इस बारे में सोचें, इस बारे में थॉट दें अपना, मतलब गौर करें इस बारे में कि किस मिजरेबल कंडीशन में जो हैं, जो लो कास्ट के जो बच्चे होते हैं वो किस मिजरेबल कंडीशन में दे आर फोर्स्ड टू लिव इन। उन्हें किस तरीके से फोर्स किया जाता है एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जीने के लिए। एंड पुट्स अप अ क्वेश्चन इफ वी कैन चेंज दिस। और वो हमारे सामने एक क्वेश्चन रख रही है, क्योंकि चेंज कभी कोई एक पूरी सोसाइटी एक साथ नहीं करती। चेंज पहले एक कोई इंसान करता है, फिर उसके साथ लोग मिलते हैं और उसके बाद एक सोसाइटी बनती है। अगर आप बोलोगे हाँ तो ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ, सब तो कर रहे हैं, तुम एक छोड़ो वो काम करना, दूसरा भी छोड़ेगा, ऐसे करते करते ये एक चेन रिएक्शन है। करते करते जो है ये पूरी सोसाइटी करेगी एंड देन ओनली वी कैन गेट रिड ऑफ दिस डिसीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीडिंग 2 में। What socio-economic strata did the narrator belong to?
कोट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। अब है कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से नरेटर बिलोंग करता था, मतलब कौन से कास्ट से नरेटर हमारी जो है वो बिलोंग करती थी, किससे करती थी, लो कास्ट से बिलोंग करती थी। द नरेटर बिलोंग टू अ लोअर कास्ट कॉल्ड पराया, किससे बिलोंग करती थी, लोअर कास्ट जिसका नाम था पराया। The lower caste had to run petty errands for the high caste without touching their things। तो जो लो कास्ट के लिए के जो लोग होते थे उनको पेटी एरेंड्स मतलब छोटे मोटे काम करने पड़ते थे हायर कास्ट के लिए, विदाउट टचिंग देयर थिंग्स, उनकी चीज़ों को टच किए बिना। When the narrator's grandmother was working in the fields, जब नरेटर की ग्रैंडमदर जो है फील्ड्स में खेत में काम करती थी, even tiny children from upper caste would call her by name। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं तब वो भी उसको नाम से बुलाते थे, वो उनको बिना रिस्पेक्ट दिए नाम से बुलाते थे। एंड ऑर्डर हर अबाउट जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द नाइकर कास्ट, और उसको ऑर्डर करते थे, उनको काम देते थे, ये करो, मेरे जूते लेके आओ, मेरा ये काम करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाइकर कास्ट से बिलोंग करते थे और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करती थी। Little boys were called ayya by the laborers and they had to run about to do their bidding। छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको वो मास्टर बुलाती थी। अय्या का मतलब क्या होता है, मालिक, तो वो उसे मालिक बुलाते थे और जैसे ही वो छोटा सा भी कोई काम करे देने से उनको भाग के उनका काम करना पड़ता था। बिडिंग का मतलब क्या, छोटे मोटे काम देना। Even the way they were given their drinking water was terrible। जिस तरीके से उन्हें पीने का पानी दिया जाता था वो बहुत बुरा था। The Naikar women would pour out the water from a height of 4 feet। जो नाइकर वुमेन होती थी वो 4 फीट की हाइट से जो है पानी देती थी। Well, the narrator's grandmother and the others drank it with cupped hands held to their mouth। और जो नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी और बाकी के जो लोग थे वो कैसे पीते थे, कप्ड हैंड्स को अपने मुंह के पास लाके वो उस तरीके से 4 फीट से ऊपर जो पानी आ रहा है उस तरीके से वो पीते थे उसे। The narrator's grandmother had to sweep out cow sheds, collect the dung and dirt and then was given the leftover rice and curry from the previous evening। अब जो यहाँ पे क्या है कि जो नरेटर की जो ग्रैंडमदर है उसको क्या काम होता था, जो उनके नाइकर्स के हाउस में काम करती थी एज अ सर्वेंट, उनको पूरा काउ शेड मतलब जो गौशाला होती है जहाँ गाय होती है वो पूरा साफ करना होता था। पूरी काउ डंग मतलब जो गोबर है उसे उठाना होता था, जो डस्ट जितनी भी होती है पूरा घर साफ करना, तो वहाँ पे पूरे सबको क्लीन करना पड़ता था। और उसके बाद उन्हें क्या दिया जाता था, एक दिन पुराना जो बचा हुआ खाना होता है वो दिया जाता था। Many such incidents show that she belonged to a lower caste। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारी नरेटर है वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। How was the narrator different from others who faced discrimination? क्या नरेटर बाकी लोगों की तरह थी जो लोग ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आ रहे हैं? उसकी ग्रैंडमदर ने क्या कहा था कि हमारी जनरेशन जो थी वो लोअर कास्ट की थी, हम भी लोअर कास्ट के थे, इनकी जनरेशन जितनी भी थी वो हायर कास्ट की थी, तो ये हायर कास्ट के हैं। हमेशा से चलता आया है लोअर कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनको हाई कास्ट वालों के सामने झुकना पड़ता है, तो इसमें क्या गलत है। She felt, अब यहाँ पे नरेटर और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है। She felt that the word pariah was indecent as they too were human beings। हमारी जो नरेटर थी बामा उनको लगा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें इस तरीके का मतलब इस तरीके का इनडिसेंट बिहेवियर हमारे साथ क्यों होता है। तो उनको ये जो वर्ड पराया था वो इनडिसेंट लगता था क्योंकि दे वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। दो लाइफ वॉज टफ फॉर हर एंड हर पीपल, लाइफ उनके लिए और उनके सारे लोगों के लिए बहुत टफ थी। द नरेटर वॉज डिफरेंट, नरेटर अलग थी। She was angry about the way she was treated while the others either accepted it as their fate or laughed at the situation। नरेटर को गुस्सा आता था जब उनके साथ जो है बुरा ट्रीटमेंट होता था, लेकिन उनके साथ जो बाकी लोग थे या तो वो इस चीज़ को हंसी में उड़ा देते थे और या तो उन्होंने उसको अपनी किस्मत का पार्ट समझ के, फेट का मतलब क्या होता है किस्मत, उन्होंने सोच लिया है कि ये तो मेरी किस्मत में है और मुझे एक्सेप्ट करना ही है। She was also sent to school to get a good education। बहुत सारे लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उनको स्कूल भेजा ही नहीं चाहता था। She was lucky कि वो स्कूल जा रही थी एजुकेशन लेने के लिए। She was good at studies and topped her class। ना सिर्फ वो स्कूल जा रही थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी और उसने अपनी क्लास में वो फर्स्ट आई थी। She decided to study hard to be treated equally as advised by her brother। उसने डिसाइड किया था कि वो जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करेगी,
क्यों? क्योंकि उसको लाइफ में इक्वालिटी चाहिए थी, उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसको ये इनडिसेंट बिहेवियर नहीं चाहिए था। और उसको ये किसने एडवाइस किया था कि अगर तुम पढ़ोगी तो लोगों से रिस्पेक्ट अटेन कर पाओगी, ये उसको उसके बड़े भाई ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What alternative did Anna suggest to the narrator? Do you agree with him? अन्ना ने क्या कहा था उसको कि लाइफ में दो तरीके होते हैं, या तो आप झुको, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, मेरे साथ हमेशा यही बिहेवियर होगा, और या तो उन्होंने उसे एक और ऑप्शन दिया था। क्या था? अन्ना टोल्ड हर दैट बीइंग बोर्न इनटू अ पराया फैमिली स्ट्रिप्स देम ऑफ एनी ऑनर, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अन्ना ने बताया कि क्योंकि वो एक पराया फैमिली में पैदा हुए हैं, उनसे सारी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट छीन ली जाती है, उन्हें ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट ये नहीं दिया जाता। He added that only education can help them. उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो तुमको इज्जत दिला सकती है। He also urged her to work hard and be ahead in her lessons which will attach people to her. उन्होंने ये भी कहा कि तुम बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और अपनी क्लास में आगे बढ़ो, तुम्हारे लेसन्स में तुम आगे होनी चाहिए, तभी लोग तुमसे जुड़ेंगे, वरना लोग तुम्हें कभी भाव नहीं देंगे। नेक्स्ट है, एंड डू यू अग्री विथ हिम? येस वी अग्री। नाउ इसमें देखो आंसर क्या है, डू यू अग्री विथ हिम। क्या तुम्हें लगता है वाकई एजुकेशन जो है वो किसी को रिस्पेक्ट दिला सकती है? तो देख लेते हैं इसका। एजुकेशन इज द की टू सरपास ऑल द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। एजुकेशन ही वो की है, एजुकेशन ही वो एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ में जितने भी हार्डशिप्स हैं उन्हें क्रॉस करके, सरपास मतलब उनको मूव करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आई टोटली अग्री विद द थॉट प्रोसेस। और मैं उसके जो थॉट प्रोसेस है, उसने क्या सोचा कि आपको झगड़ा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा इतने काबिल बनो कि वो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दें। तो येस वी अग्री विद दिस थॉट प्रोसेस। एजुकेशन कैन हेल्प यू टू अचीव सक्सेस thereby providing you name, fame and respect in the society. एजुकेशन जो है वो तुम्हें सक्सेस दिला सकता है जिससे तुमको सोसाइटी में नेम, फेम और रिस्पेक्ट मिलेगा। अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन गिव यू, प्रोवाइड यू दीज थिंग्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। As a narrator, write a page in your diary after a humiliating day at school. अब मान लो तुम बामा हो, तो तुम्हारे साथ स्कूल में जो हुआ तुम अपनी डायरी में लिख रहे हो। तो ये डायरी राइटिंग का एक पार्ट है। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपका जैसे ये पेज है, ठीक है, अगर ये पेज है इसमें यहाँ मार्जिन बना होता है, तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। डेट के बाद आप कौन सा डे है वो लिखोगे और फिर टाइम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। मान लो ये मार्जिन है, तो सबसे पहले आ गया डेट, फिर आया डे और फिर हमने लिखा टाइम। एक लाइन छोड़ के सल्यूटेशन लिखोगे, मतलब डियर डायरी या हे डायरी। आप बहुत ही ये इनफॉर्मल सा है क्योंकि ये सिर्फ आपके और आपके डायरी के बीच में है, तो आप कैसी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज, नॉट इनडिसेंट लैंग्वेज। डियर डायरी, I had a humiliating day at school today. आज मेरा स्कूल में जो दिन था वो बहुत ही बुरा गया, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। I'm furious, heartbroken, baffled and question myself if I really deserve what happened today. मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हूँ, मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। बफल्ड मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, और मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ कि वाकई क्या मैं ये बिहेवियर डिजर्व करती हूँ। Yesterday, my friends and I decided to run up the coconut palm and touch the tip. तो yesterday मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग खेल रहे थे, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग भागते हुए कोकोनट पाम के ऊपर जाएंगे और उसका टिप टच करके हमें वापस आना है। Encouraged by the excitement of the first few who managed to touch a coconut, those who came later grabbed it and twisted it. अब क्या हुआ था? ये पूरे एक्साइटमेंट में लोग एनकरेज हो गए। उन्होंने क्या किया? जाके सिर्फ टच करने की जगह कोई उसे ट्विस्ट कर रहा था, कोई उसको ऐसे प्लग करने की कोशिश कर रहा था। By the time I got there, the coconut fell at my touch. अब वो कोकोनट जिस पे भी बच्चे जा जाके उसे बार बार छू रहे थे, तो क्या था, हो सकता है वो अपनी जो डाल थी उससे वो निकल रहा था। तो जैसे ही नरेटर गया और उसने टच किया तो क्या हुआ? कोकोनट गिर गया। Out of fright, the other children said that I was the one who plucked it. सब लोग डर गए और बाकी के बच्चों ने क्या कहा कि मैं ही थी वो जिसने ये कोकोनट जो है तोड़ा है। Today morning at assembly, आज सुबह असेंबली में the headmaster humiliated me by calling me a pariah and accused me of theft.
तो आज सुबह जो प्रिंसिपल सर थे, जो हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने सबके सामने असेंबली में मुझे पढ़ाया बोला, प्लस मुझे बोला कि मैंने वो कोकोनट चुराया है। He further asked me to leave the school. उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम स्कूल से जाओ। I went to the priest and told him everything. मैं priest के पास गई और उनको सब कुछ बता दिया। He again blamed me for I belong to a low caste. उन्होंने मुझे ही ब्लेम किया। क्यों? क्योंकि मैं एक लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लीडिंग, जब मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रोई मैं, ही रोट अ लेटर टू द टीचर टू अलाउ मी टू अटेंड द क्लास। उन्होंने हेडमास्टर को, जो टीचर थे हमारे, उनको एक लेटर लिखा कि प्लीज़ आप इसको जो है क्लास अटेंड करने के लिए अलाउ करो। द टीचर अब्यूज मी एंड ह्यूमिलिएटेड मी इंसेसेंटली। टीचर ने मुझे अब्यूज़ किया, मतलब मुझे गाली दी, और मुझे ह्यूमिलिएट करा, मतलब मुझे फिर से डिसरिस्पेक्ट किया। इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, उन्होंने बहुत देर तक मुझे ह्यूमिलिएट किया। द अदर चिल्ड्रन लुक्ड एट मी एज इफ आई वर अ डिसीज। और बाकी के बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई बीमारी हूँ, कि यू तुम क्यों हो यहाँ पे। आई विश दिस डे हैड नेवर कम, काश ये दिन कभी नहीं आता। बट आई विल नॉट गिव अप, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आई विल स्टडी हार्ड लाइक अन्ना, मैं अपने भाई की तरह बहुत मेहनत करके पढ़ाई करूंगी। एंड प्रूव माई वर्थ, और मैं अपनी इज्जत, मैं अपनी काबिलियत खुद प्रूव करूंगी। योर्स बामा, मतलब लास्ट में हमने सब्सक्रिप्शन डाला है योर्स बामा। ओके, आर वी क्लियर विद दिस डायरी राइटिंग आंसर? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं वोकैबुलरी में। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को मतलब स्क्रैम्बल वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है। तो स्टीफन बाइको वॉज एन इलस्ट्रियस एंटी अपार्थीड, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिविस्ट। क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा एक्टिविस्ट। इसमें टी मिसिंग है, यहाँ पे टी था, तो ये एक्टिविस्ट है। तो मैं सीधे आपको आंसर्स पे लेके जा रही हूँ। ओके, तो इसका हो जाएगा, वो एक एक्टिविस्ट थे। ही बिगैन एज अ स्टूडेंट लीडर, एक स्टूडेंट लीडर की तरह उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड वेंट ऑन टू फाउंड द ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट विच ही होप्ड वुड, अब इसका हो जाएगा एम्पावर एंड मोबिलाइज मच ऑफ द अर्बन ब्लैक पॉपुलेशन। He was arrested on 18th August 1977 and died in police custody on 12th September. He is often called the greatest, इसका हो जाएगा martyr, मतलब क्या होते हैं, देशभक्त, शहीद, of the anti-apartheid movement. He was famous for his slogan "Black is beautiful." His quest मतलब क्या होता है, आंदोलन, फॉर ब्लैक आइडेंटिटी कंटिन्यूज टू, इसका हो जाएगा इंस्पायर पीपल टू दिस डे, आज भी लोगों को वो इंस्पायर करते हैं। ओके, अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। एज अ नरेटर, मान लो आप बामा हो, राइट अ स्पीच फॉर द मॉर्निंग असेंबली इन योर स्कूल। अपनी मॉर्निंग असेंबली, स्कूल में मॉर्निंग असेंबली है, उसमें तुमको एक स्पीच लिखनी है वेयर यू विल क्रिटिसाइज अनटचेबिलिटी, जहाँ पे तुम अनटचेबिलिटी के ऊपर ही ये लेटर लिख रही हो और ये स्पीच लिख रही हो। योर स्पीच शुड परसुएड द स्टूडेंट टू थिंक एंड कंडेम डिस्क्रिमिनेशन। तुम्हारी जो स्पीच है वो बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि किस तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको कितना कंडेम बिहेवियर दिखाया जाता है और क्या वो सही है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी स्पीच पे। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द स्पीच। Good morning to one and all present here. Before I start, I would like to thank respected principal, honorable chief guests, professors and dear friends for providing me an opportunity to present my views on the topic untouchability. In India, people are categorized with different religions and caste. India में लोगों को बहुत अलग अलग religion और caste के नाम पे जो है differentiate किया जाता है। Before independence, there was Varna system which had 4 Varnas. Independence के पहले, मतलब 1947 के पहले, हमारी सोसाइटी में एक वर्ण सिस्टम था। वर्ण का मतलब होता है कास्ट, और इसमें 4 कास्ट थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। ये 4 कैटेगरीज थी। ब्राह्मण्स वर प्रीस्ट और टीचर्स बाय प्रोफेशन। जितने भी ब्राह्मण्स होते थे वो मैक्सिमम या तो पुजारी होते थे या तो वो टीचर्स होते थे। क्षत्रियस जो होते थे वो वॉरियर्स या सोल्जर्स होते थे।
जितने भी वैश्यास थे वो मर्चेंट्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे, और जो शूद्रास थे उनको लेबरिंग के लिए यूज़ किया जाता था, उनको काम करवाने के लिए यूज़ किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्नास, मतलब इन चारों के अलावा, देयर वर पीपल हु वर बोर्न इन अ कास्ट और क्लास ऑफ पीपल हु वर नोन एज दलित्स। इसके अलावा भी एक और कास्ट थी, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो इससे भी लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे और जिन्हें दलित कहा जाता था। दलित्स हैड नो कैटेगराइजेशन अमंग दीज 4 वर्नास, ये 4 वर्नास में वो आते ही नहीं थे। पीपल फ्रॉम दिस कास्ट वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय हायर कास्ट पीपल, इन लोगों को हायर कास्ट के जो लोग थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, मतलब उनको अलग तरीके से ट्रीट करते थे। दे वर नोन एज अनटचेबल्स, इनको अनटचेबल्स कहा जाता था। Untouchability, as the word states, was having meaning not to touch a particular person from that caste. Untouchables का मतलब ये है कि कोई अगर उस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको छूना नहीं है। Untouchables had no right to behave as other people did. उनके पास कोई राइट ही नहीं था कि वो दूसरों की तरह बिहेव करें। They were not allowed to touch things, drink water from the tanks of town. They were not allowed to go at Hindu temples. They were prohibited from marrying members from another caste. तो इनको ना वो चीज़ों को छू सकते थे, ना वो बाकी एक जो पब्लिक वाटर मतलब पब्लिक के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है उसके पास जाके वहाँ पानी नहीं पी सकते थे, वहाँ पे वो हिंदू टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, या वो दूसरे कास्ट की किसी लड़की या लड़के से शादी नहीं कर सकते थे। In school, students from Dalit category were not allowed to sit with other students. They had to bring their own gunny sack from houses for sitting. उनको अपने साथ बोरी लेके आनी पड़ती थी और खुद बैठना पड़ता था। Teachers did not treat and help these students equally. Teachers इन बच्चों को कभी भी हेल्प नहीं करती थी, ना उन्हें इक्वली ट्रीट करती थी। These students were received less attention from teachers. इन्हें बहुत कम अटेंशन मिलता था टीचर्स से। At restaurants, there were separate seating areas and utensils for these people. रेस्टोरेंट्स में भी अलग से उन लोगों के लिए जगह थी जहां वो बैठेंगे, और उनके लिए जो बर्तन यूज़ किए जाते थे वो भी अलग होते थे। At village tea stalls, shopkeeper used separate cups to serve tea for them. अगर वो कहीं बाहर जाते थे चाय पीने, उनके लिए भी अलग से कप हुआ करते थे। It was meant that even the shadow of untouchables was impure. People from other 4 varnas used to take bath if they had a shadow of any untouchable on them. मतलब छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर इनकी परछाई भी आपके ऊपर पड़ जाती थी, जो ये 4 वर्नास के लोग थे, तो ये लोग जाके पहले नहाते थे। क्यों? क्योंकि एक अनटचेबल की परछाई आप पे पड़ गई है। These people were the social boycott. There was a brush tied to their feet for cleaning their footprints on roads. आप ये सोचो कि उनके साथ, मतलब उनको समाज में कोई अधिकार नहीं था। इनफैक्ट उनके पैरों से ब्रश कनेक्टेड होता था, एक ब्रश अटैच कर दिया जाता था, जिससे जब वो धूल में चल रहे हैं या मिट्टी में चल रहे हैं तो उनके पैरों के निशान भी नहीं आने चाहिए। उनके पैरों के निशान भी, वो जो झाड़ू है वो जब चलते हैं तो मिटाते हुए चलती है। सेपरेट ग्लासेस वर केप्ट फॉर देम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, उनके पानी पीने के लिए भी अलग से ग्लासेस हुआ करते थे। They were not allowed to drink water from social storages of water. जो पब्लिक के लिए जो वाटर स्टोरेज होता है, कोई लेक हुआ या कोई रिवर हुआ, वहाँ से वो पानी नहीं पी सकते थे। Students were not allowed to drink water from the glasses kept in school. जो स्कूल में जो ग्लास रखे हैं वो स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते थे। Someone from higher caste used to pour water from height for untouchable students. कोई जो है ऊपर से पानी डालता था, तब वो लोग कप हैंड्स को कप करके पीते थे। In such discriminating situation, one legend stood up in favor of these untouchables. और इन सिचुएशन में एक लेजेंड था जो इनके लिए लड़ने के लिए उठा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन थे वो? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो भी एक दलित थे। He was talented and courageous. वो भी बहुत टैलेंटेड थे और बहुत courageous थे। He got admission into school and colleges because of his talent. उनको स्कूल में एडमिशन मिला और उनको कॉलेज में एडमिशन मिला क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। He obtained higher degrees and became the first Indian to achieve such higher degrees. तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की और बड़ी बड़ी डिग्रीज अटेन करी, और वो पहले इंडियन थे जिन्होंने दलित होते हुए भी इतनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को हासिल किया था। Dr. Baba Saheb Ambedkar struggled a lot because of his caste, and he decided to abolish this discrimination and fight against untouchability. बचपन में उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ, जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा था, तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई करी और उन्होंने अनटचेबिलिटी को ही हटा दिया। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
It was decided and written that people who will segregate someone on the basis of their caste will be punished. और फाइनली उनके इतने सारे एफर्ट्स के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में एक पार्ट हो गया कि अगर आपने किसी भी इंसान को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया तो आपके अगेंस्ट जो है आपको लॉ पनिश करेगा. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज अ क्राइम टू डिस्क्रिमिनेट दलित्स. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दलित्स को, जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको अलग से ट्रीटमेंट देना जो है ये एक मतलब इट्स अ सिन, इट्स अ क्राइम. द डेविल ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अ कर्स टू इंडियन सोसाइटी. ये जो इंडियन सोसाइटी में एक तरीके का श्राप था अनटचेबिलिटी. आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन दिस डेविल स्टार्टेड फेडिंग स्लोली. लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया धीरे धीरे ये जो डेविल था, मतलब ये जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था, ये फेड होने लग गया. From previous few years after the independence of India, government has started giving facilities and reservations for such backward class people for uplifting and encouraging them. अब क्या है, कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इनको एक्स्ट्रा कोटा देना स्टार्ट किया है, मतलब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी स्टार्ट की हैं ताकि जो ये बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं ये उनको एनकरेज कर सके और वो लोग सामने आ सकें. There are special quotas at schools, colleges and even in the jobs for these people. तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इवन जो जॉब्स होते हैं वहाँ पे इनके लिए स्पेशल कोटाज होते हैं. However, after 70 years of independence, this discrimination and segregation of Dalits और backward class people are seen yet. लेकिन आज भी लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा जा सकता है. Today also in some villages or even in urban areas, people have not accepted the equality of humans. आज भी कुछ गाँव में या फिर आप कहो कुछ शहर के भी इलाकों में लोगों ने अनटचेबिलिटी ख़त्म करने दी नहीं है. वो आज भी जो है इनको प्रॉपर जो है ह्यूमन्स ट्रीट नहीं करते, उनकी इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते. स्टिल देयर इज सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. और आज भी कास्ट के बेसिस पे लोग अपने आप को बड़ा और छोटा मानते हैं. अगर कोई ब्राह्मण है तो वो बहुत बड़ा है, अगर वो शूद्र है तो वो छोटा है. The youth and upcoming generations are not discriminating people on the basis of caste. They are not giving more concern to caste and religions. Instead, today's generation has accepted that every person is a human and there is no categorization because of caste. It is a positive change in the generation which is abolishing the segregation of untouchables. मतलब आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती और उनके कारण अब और बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं. सो फाइनली आप कंक्लूड कैसे करोगे? पीपल आर बोर्न एज ह्यूमन्स एंड एवरी ह्यूमन हैज़ इक्वल राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. हर कोई ह्यूमन है, उनके पास उतने ही अधिकार हैं जितने एक हाई कास्ट के जो लोग हैं उनको होते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन एनीथिंग स्पेशली देयर कास्ट. और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली कास्ट को लेके, कलर को लेके, लैंग्वेज को लेके बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. पीपल टुडे शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली. आज के लोगों को ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. कास्ट एंड क्लास आर ओनली डॉक्यूमेंट्रीज, नोबडी इज सुपीरियर और इन्फीरियर बिकॉज ऑफ इट. कास्ट और क्लास जो होता है ये सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन इससे आप बड़े या छोटे नहीं हो जाओगे. वो आपके ब्लड का कलर चेंज नहीं कर देगा या स्किन का कलर चेंज नहीं कर देगा. So guys, thank you so much. Here we are done with this chapter. We are done with the summary and question answers. I hope you understood this well. Can we change this? Yes, we can. The only thing is we need to have a thought process. We need to have the courage to stand against any kind of discrimination. If you like this chapter, do not forget to like, share and subscribe. And also visit our website magnetbrains.com where you will find all the videos very easily. All you have to do is click on courses, then go select the class, select the subject that you wish to study, click on any of the topic that you wish to study and your video will appear. So thank you so much once again for being with me. I'll see you soon in my next video where we are going to start the C section of the third unit of our Oxford book. Take care of yourself. Bye-bye.